कैसे हो आप लोग? सब ठीक है ना? उम्मीद है आज का दिन थोड़ा शांत रहा होगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो रात को देख रहे हो, लाइट्स बंद करके, ईयरफोन्स लगाकर, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बीच में बंद मत करना, क्योंकि कुछ कहानियां आधी सुनी जाए तो सिर्फ डर देती हैं, लेकिन पूरी सुनी जाए तो दिमाग के अंदर रह जाती हैं। और आज मिस्टर एनवी हॉरर पर जो कहानी आप सुनने जा रहे हो, वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। ये कहानी हमें भेजी गई है एक ऐसे शख्स के द्वारा जो आज भी एक ऐसे गांव में रहता है जहां लोग रात को वक्त नहीं देखते, आवाज सुनते हैं। उस आदमी का नाम है आरिफ, और उसने लिखा है कि जो कुछ उसके साथ हुआ, उसे समझने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, सब्र भी चाहिए। तो अगर आप तैयार हो तो चलिए शुरू करते हैं। आरिफ के मुताबिक सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ जब उसने शहर छोड़ने का फैसला किया। शहर का शोर, लोगों की भीड़ और रोज रोज का प्रेशर उसके लिए ज़हनी तौर पर थका देने वाला हो चुका था। वो ऐसा काम करता था जो इंटरनेट से हो जाता था, इसलिए जगह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, बस शांति होनी चाहिए थी। इसी तलाश में उसे एक गांव के बारे में पता चला, कब्रिस्तानपुर। नाम थोड़ा अजीब था, लेकिन रेंट इतना कम था कि उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। जब वो गांव पहुंचा तो पहली चीज जो उसने नोटिस की वो थी खामोशी। ऐसी खामोशी जो कानों में चुभती है, जैसे गांव बात करना भूल गया हो। गांव के लोग कम बोलते थे। अगर कोई पूछता भी तो बस इतना कह देते, बस यहीं रहना है तो रह लो। उनकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन एक अजीब सी थकान थी, जैसे उन्होंने कुछ देख रखा हो और अब देखना नहीं चाहते। जिस घर में आरिफ रहने आया वो गांव के थोड़े अलग हिस्से में था। कच्ची सड़क के बाद एक पुराना लोहे का गेट। गेट खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका। घर देखने में पुराना था, लेकिन टूटा हुआ नहीं, बस जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो। घर मालिक हकीम साहब ज्यादा बात करने वाले आदमी नहीं थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि घर का एक कमरा ऐसा है जहां ज्यादा वक्त नहीं बिताना चाहिए। जब आरिफ ने पूछा क्यों, तो हकीम साहब ने सिर्फ इतना कहा, सब जगह एक जैसी नहीं होती बेटा। पहली रात आरिफ को नींद नहीं आई, इसलिए नहीं कि डर लग रहा था, बल्कि इसलिए कि घर की आवाजें अलग थी। दीवारों से आने वाली हल्की हल्की सी आवाज, जैसे कोई पुरानी लकड़ी धीरे धीरे सांस ले रही हो। हवा के साथ कभी कभी ऐसी सी आवाज आती जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो, पर लफ्ज पूरे नहीं हो पाते। दूसरी रात उसने काम के बाद थोड़ा जल्दी सोने का फैसला किया। नींद आई, लेकिन आधी। रात के बीच उसकी आंख खुल गई। कमरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ अलग था। जैसे अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, बल्कि कोई मौजूदगी हो। उस रात पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसके बाद वाली रात, जब वो काम कर रहा था, छत पर कदमों की आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई संभाल संभाल कर चल रहा हो। आरिफ ने सोचा शायद बिल्ली होगी या हवा, लेकिन आवाज रुकती नहीं थी। थोड़ी देर बाद आवाज बिल्कुल उसके कमरे के ऊपर आकर रुक गई, और फिर बिल्कुल पीछे से सांस लेने की आवाज। आरिफ ने लिखा है कि उस पल उसे पलटने में भी डर लग रहा था, जैसे पलटने पर जो दिखेगा वो पलटने के बाद भी नहीं छोड़ेगा। जब उसने हिम्मत करके देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन मिरर में उसने जो देखा, उसने उसे सोने नहीं दिया। मिरर में एक पल के लिए उसकी जगह कोई और खड़ा था, और उस पल के बाद घर ने उसे पहचान लिया। आरिफ लिखता है कि उस रात मिरर में जो उसने देखा, उसके बाद घर सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वो एक मौजूदगी बन चुका था। ऐसी मौजूदगी जो चुप थी, लेकिन जिंदा। उस रात आरिफ ने लाइट बंद नहीं की। नींद आई, लेकिन बार बार टूटती रही।
हर बार जब आंख खुलती कमरा वही होता, लेकिन महसूस होता जैसे कुछ बदल गया हो, जैसे कोई हर बार थोड़ा और करीब आ रहा हो। सुबह जब वो उठा, उसे लगा कि घर थका हुआ है। हाँ, थका हुआ, जैसे पूरी रात किसी ने घर के अंदर चल फिर कर, सांस ले लेकर उसे जिंदा रखा हो। किचन में रखा ग्लास अपनी जगह से थोड़ा सा हिला हुआ था। दरवाजे के पास मिट्टी के निशान थे, लेकिन पैरों के नहीं, उंगलियों के, जैसे किसी ने जमीन को घसीट कर छुआ हो। उस दिन आरिफ गांव के अंदर थोड़ा घूमा। लोग उसे देखकर रुक जाते, फिर अपनी नजर हटा लेते, जैसे उसे देखना ही ठीक ना हो। एक बुढ़िया जो मंदिर के पास बैठी रहती थी, उसे देखकर सिर्फ इतना बोली, घर तुम्हें पसंद आ गया? आरिफ ने हाँ कहा। बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जमीन की तरफ देखकर बैठी रही, जैसे उसका जवाब पहले से पता हो। शाम होते होते हवा ठंडी होने लगी। गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। आरिफ ने नोटिस किया कि उसके घर के आसपास के घर शाम के बाद बिल्कुल चुप हो जाते थे। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ उसका घर, जिसमें हल्की सी रोशनी बाहर तक दिख रही थी। रात को जब वो काम कर रहा था, लैपटॉप स्क्रीन एक पल के लिए ब्लैक हो गई, फिर वापस ऑन हुई। स्क्रीन पर उसकी खुली हुई फाइल के नीचे एक नया लाइन टाइप हो चुका था। आरिफ ने लिखा है कि उसने टाइप नहीं किया था। लाइन में सिर्फ इतना लिखा था, तुम मुझे याद नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। उसके हाथ ठंडे हो गए। कीबोर्ड से हाथ हटा लिया, लेकिन लाइन गई नहीं। उस रात आवाजें ज्यादा साफ थी। दीवारों के अंदर से आने वाली आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे दीवार पर उंगली घुमा रहा हो। कभी खुराचने की आवाज, कभी हल्की सी हंसी, और कभी उसकी ही आवाज। वो आवाज जो उसके बोलने से पहले ही उसके बोलने जैसी लगती थी। अगली सुबह आरिफ सीधा हकीम साहब के पास गया। उसने सब बताया। हकीम साहब ने पूरी बात सुनी, फिर थोड़ी देर चुप रहे। उन्होंने पूछा, तुमने घर के पिछले हिस्से में जाकर देखा? आरिफ ने मना कर दिया। हकीम साहब ने कहा कि हर घर का एक हिस्सा होता है जो दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है, और अगर वो हिस्सा जाग जाए तो घर रहने वाले को पहचान लेता है। उस दिन शाम को आरिफ ने घर के पिछले हिस्से की तरफ जाना डिसाइड किया। वहां एक छोटा सा बंद कमरा था, जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। दरवाजा खोलते ही हवा का झोंका आया, लेकिन हवा में मिट्टी और किसी पुरानी चीज की बदबू थी। कमरे के बीच में जमीन पर कुछ निशान बने हुए थे, गोल गोल, जैसे कोई चीज वहां बैठी हो। दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, वक्त के साथ मिटा हुआ है, लेकिन कुछ अल्फाज अब भी पढ़े जा सकते थे। आरिफ ने लिखा कि जैसे ही उसने उन अल्फाजों को पढ़ा, उसका सिर भारी हो गया। यूज लगा जैसे वो अल्फाज सिर्फ दीवार पर नहीं, उसके दिमाग के अंदर लिखे जा रहे हो। उस रात उसकी नींद गहरी थी, इतनी गहरी कि यूं सपना भी याद नहीं। लेकिन सुबह जब आंख खुली, वो अपने बेड पर नहीं था, वो उसी बंद कमरे के अंदर था, जमीन पर, और उसके चारों तरफ वही गोल निशान। उसका सर दर्द कर रहा था, और उसके कान के पास कोई धीरे धीरे सांस ले रहा था। आरिफ ने लिखा कि जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसकी बॉडी भारी हो गई, जैसे कोई यूं जमीन से चिपका रहा हो। फिर आवाज आई बिल्कुल पास से, तुम्हें यहां रहना था। ये आवाज गुस्से में नहीं थी, ये आवाज इत्मीनान में थी, जैसे कोई अपनी चीज वापस मिलने पर खुश होता है। उस दिन के बाद आरिफ का वक्त अजीब हो गया। कभी दिन छोटा लगता, कभी रात खत्म ही नहीं होती। घड़ी का वक्त घर के बाहर और घर के अंदर अलग चल रहा था। कभी कभी वो घड़ी देखता और सेकंड की सुई हिली ही नहीं होती। गांव के लोगों ने उससे बात करना छोड़ दिया, सिर्फ हकीम साहब कभी कभी दूर से उसे देखते। एक दिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, घर ने तुम्हें सुनना शुरू कर दिया है। आरिफ ने पूछा, इसका मतलब क्या है? हकीम साहब ने कहा, अब तुम्हारी बारी है समझने की।
उस रात फिर आवाज आई, लेकिन इस बार वो आवाज घर के अंदर नहीं थी। वो आवाज आरिफ के दिमाग के अंदर थी। हर सोच के बीच, हर खामोशी के अंदर आवाज कह रही थी कि वो घर सिर्फ ईंटों का बना हुआ नहीं, बल्कि यादों का बना हुआ है, और जो यादें वहां छोड़ी जाती हैं वो जिंदा रह जाती हैं। रात के आखिरी पहर में आरिफ ने लिखा कि उसे लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। उसने आंखें बांध की, फिर खोली, और उस पाल उसे पहली बार पूरी तरह महसूस हुआ कि घर उसे पहचान चुका है। और जब घर किसी को पहचान लेता है तो उसे जाने नहीं देता। आरिफ लिखता है कि उस रात के बाद उसने घर को घर कहना छोड़ दिया। उसके लफ्जों में वो सिर्फ एक हालात बन चुका था, ऐसी हालात जहां रहना भी मुश्किल था और भागना भी। उस सुबह जब वो उठा, उसे अपना नाम याद करने में कुछ सेकंड्स लग गए। हाँ, अपना ही नाम। आरिफ ने लिखा कि जब उसने खुद से कहा मैं आरिफ हूं, तो आवाज उसकी नहीं लग रही थी, जैसे कोई और उसके मुंह से बोल रहा हो और वो सिर्फ सुन रहा हो। बाथरूम के शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपनी आंखों में देखा। आंखें लाल नहीं थी, चेहरा बदला हुआ नहीं था, लेकिन नजर अजीब थी। उस नजर में कोई सवाल नहीं था, बस एक ठहराव था, जैसे किसी ने फैसला कर लिया हो। उस दिन उसने घर छोड़ने का सोचा। बैग निकाला, कपड़े डाले, दरवाजे तक पहुंचा, हैंडल पकड़ा, और तब उसे महसूस हुआ कि दरवाजा गर्म है। जलने जैसा गर्म नहीं, बल्कि जिंदा जैसा गर्म, जैसे किसी के हाथ को पकड़ लिया हो, जैसे दरवाजा उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। आरिफ लिखता है कि उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। और उस पल पहली बार उसने घर को बोलते हुए सुना। आवाज दीवार से नहीं आई, आवाज हवा से नहीं आई, आवाज उसके बिल्कुल पीछे थी। तुम क्यों जा रहे हो? ये सवाल नहीं था, ये याद दिलाना था, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो जिसमें जाने का ख्याल ही गलत हो। उस रात आरिफ को सपना आया। सपने में वो इसी घर में था, लेकिन घर नया था। दीवारें साफ, हवा हल्की, और उसके आसपास और लोग भी थे। वो लोग चुप थे, सब जमीन पर बैठे हुए। बीच में एक छोटा सा गड्ढा था, और उस गड्ढे से आवाज आ रही थी, बिल्कुल वही आवाज जो अब उसके दिमाग के अंदर रहने लगी थी। सपने में किसी ने कहा, इस घर को यादें चाहिए। और फिर किसी और ने कहा, और यादें तब मिलती है जब कोई रुक जाता है। आरिफ घबराकर उठ गया। पसीना इतना था कि कपड़े भीग चुके थे। उसके हाथ पर कुछ लिखा हुआ था, काला सा निशान, जैसे किसी ने उंगली से कुछ बनाया हो। आरिफ ने जब उसे धोने की कोशिश की, वो और गहरा हो गया। निशान नहीं था, वो निशानी थी। उस दिन हकीम साहब खुद उसके घर आए, पहली बार। उन्होंने घर के अंदर कदम रखते ही जो कहा, आरिफ ने लिखा कि उससे उसकी रीढ़ की हड्डी ठंडी हो गई। ये घर अब तुम्हारा नहीं रहा। हकीम साहब ने उसे बताया कि इस जगह पर पहले भी लोग आए थे, हर बार कोई अकेला, हर बार कोई ऐसा जो अपनी जिंदगी से भाग रहा हो, और हर बार घर ने उन्हें सुन लिया। जिन सिर्फ दिखता नहीं, वो महसूस करता है, और जब वो महसूस करता है कि कोई कमजोर है, तो वो उसे पकड़ लेता है। आरिफ ने पूछा, क्या वो यहां है? हकीम साहब ने जवाब दिया, यहां नहीं, अब तुम्हारे साथ है। उस रात घर में चिराग जलाया गया, दुआ पढ़ी गई। हकीम साहब ने कहा कि अगर सुबह तक आरिफ अपनी यादों को संभाल कर रख पाया तो बच सकता है, अगर नहीं तो घर उसे अपनी कहानी का हिस्सा बना लेगा। रात जैसे जैसे बढ़ती गई, आरिफ की यादें बिखरने लगी। उसे अपना शहर याद नहीं आ रहा था, अपना बचपन ढूंढला हो रहा था। मां का चेहरा याद आता, फिर मिट जाता। हर याद के साथ आवाज तेज होती जा रही थी। आवाज कह रही थी,
यादें छोड़ दो, यही रह जाओ। सुबह के बिल्कुल करीब आरिफ ने लिखा कि उसने आखिरी कोशिश की। उसने अपनी डायरी उठाई और जो कुछ याद था लिखना शुरू किया। नाम, जगह, चेहरे, बातें। हर लफ्ज लिखते वक्त उसका सर दर्द से फट रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो लिखता गया, आवाज धीमी होती गई। सुबह जब सूरज निकला, घर पहली बार खामोश था। दरवाजा खुला हुआ था। हकीम साहब बाहर खड़े थे। आरिफ जिंदा था, लेकिन बदला हुआ। उसने गांव छोड़ दिया। आरिफ लिखता है कि वो कहानी मुझे इसलिए भेज रहा है क्योंकि ये नहीं पता कि आवाज पूरी तरह चली गई है या बस चुप हुई है। कभी कभी रात को जब सब कुछ शांत होता है, उसे लगता है कि कोई उसे पूछ रहा है, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? आरिफ के जाने के बाद घर खाली नहीं हुआ। ये बात बाद में समझ आई। उस घर में खाली सिर्फ इंसान हुआ था, लेकिन जो चीज उसके साथ सांस लेती थी वो वही रह गई। गांव वालों ने बताया कि आरिफ के जाने के बाद कुछ दिन तक घर बिल्कुल शांत रहा। ना आवाज, ना रोशनी, ना कोई हरकत, जैसे घर ने सांस लेना छोड़ दिया हो। लेकिन ये खामोशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। खामोशी भी तभी होती है जब कोई सुन रहा हो। कुछ हफ्तों बाद उस घर में एक नया आदमी आया, अकेला, शहर से। गांव वालों ने उसे समझाया, पूछा, रोका भी, लेकिन जैसे आरिफ आया था वैसे ही वो भी आया, थका हुआ, भागा हुआ और कुछ छोड़कर आया हुआ। पहली रात उस आदमी ने भी वही महसूस किया जो आरिफ ने लिखा था। हवा का अचानक भारी हो जाना, दीवारों का ज्यादा पास आना, और रात के बीच एक ऐसी आवाज जो सपने और जागने के बीच बोलती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार आवाज नई नहीं थी। जैसे घर को पहले से पता हो कि कौन आया है और क्यों आया है। गांव के लोगों ने देखा कि कुछ ही दिनों में उस घर की लाइट रात भर जलने लगी। कभी ऊपर के कमरे में, कभी पिछले हिस्से में, कभी पूरी रात एक ही जगह, जैसे कोई जग रहा हो और किसी का इंतजार कर रहा हो। इसी बीच मुझे आरिफ का एक और मैसेज मिला, पहले वाले से ज्यादा छोटा, ज्यादा बिखरा हुआ। उसने लिखा था कि यूं लगता है उसने सिर्फ घर नहीं छोड़ा, बल्कि कुछ अपने अंदर से भी वही छोड़ आया है। कभी कभी यूं अपने ख्याल अपने नहीं लगते, जैसे कोई दूर से देख रहा हो। आरिफ ने एक बात और लिखी। उसने कहा कि उस घर का जिन सिर्फ जगह से बंधा हुआ नहीं है, वो यादों से बंधा हुआ है। जो जितनी गहरी यादें छोड़कर जाता है, वो उतनी ही मजबूती से उससे जुड़ जाता है। और तब समझ आया, शायद जिन का मकसद मारना नहीं होता, शायद उसका मकसद रहना होता है किसी के जरिए। गांव के बूढ़े लोग कहते हैं कि वो घर पहले कब्रिस्तान के किनारे बना था। जब जमीन बदली, जब निशान मिटाए गए, तब जो चीज वही रह गई, उसने घर को अपना बना लिया और घर ने उसे अपना। उस जिन को दरवाजों की जरूरत नहीं, उसे इजाजत चाहिए। और इजाजत तब मिलती है जब कोई इंसान अपनी जिंदगी से भागकर आता है। आरिफ बच गया क्योंकि उसने लिखना शुरू कर दिया। लिखा हुआ लफ्ज याद बन जाता है, और याद जब बाहर आ जाए तो चीज अंदर रह जाती है। लेकिन हर कोई लिख नहीं पाता। गांव वाले कहते हैं कि नए आदमी के आने के बाद रात को घर के अंदर से कभी कभी कागज पलटने की आवाज आती है, जैसे कोई कुछ लिख रहा हो या फिर किसी के लिखने का इंतजार कर रहा हो। और सबसे अजीब बात, कभी कभी उस घर के अंदर से एक आवाज आती है जो बिल्कुल आरिफ जैसी लगती है। बिल्कुल वही लहजा, बिल्कुल वही थकान, जैसे कहानी खत्म नहीं हुई, सिर्फ आगे बढ़ गई हो। गांव के लोग कहते हैं कि हर जगह का एक रोल होता है। जंगल का अलग, पानी का अलग, और कुछ घरों का भी।
वो घर जहां आरिफ रहा वहां का रूल लिखा हुआ नहीं था, महसूस होता था। उस घर का पहला रूल ये था कि जो भी वहां आता वो अकेला होता। दो लोग कभी नहीं टिकते, या तो एक चला जाता है या दोनों में से कोई एक वापस नहीं रहता। दूसरा रूल ये था कि रात को घर किसी को बोलने नहीं देता जब तक वो खुद बोलना ना चाहे। और तीसरा रूल सबसे खौफनाक, यादें सिर्फ याद नहीं रहती, वो रह जाती है। आरिफ ने जो डायरी मुझे भेजी उसके लास्ट पेजेस पर कुछ ऐसा लिखा था जो उसने शायद भेजने का इरादा भी नहीं किया था। आखिरी कुछ पेजेस पर हैंडराइटिंग बदल जाती है, शब्दों के बीच फासला अजीब हो जाता है, जैसे लिखने वाला लिख नहीं रहा बल्कि किसी से लिखवाया जा रहा हो। उसने लिखा था कि उस रात जब वो गांव छोड़कर निकल चुका था, उसे लगा कि बस के शीशे में सिर्फ अपना चेहरा नहीं दिख रहा, पीछे वाली सीट पर कोई और भी बैठा हुआ था। वो दिखता नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी शीशे में महसूस हो रही थी, जैसे रिफ्लेक्शन के अंदर एक और रिफ्लेक्शन हो। आरिफ ने आंखें बंद कर ली और जब खोली, सीट खाली थी, लेकिन उस वक्त से उसने कभी पूरी नींद नहीं ली। गांव के बुढ़े लोग कहते हैं कि जिनका असली काम डराना नहीं होता, वो बस रहना चाहता है, और रहने के लिए उसे एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहां इंसान खुद से भाग रहा हो, ऐसी जगह जहां यादें बोझ बन चुकी हो। इसलिए वो घर हर बार किसी नए को बुला लेता है। दरवाजा खोला नहीं होता, दिल खोला होता है। आरिफ शायद बच गया, शायद, लेकिन जो चीज उस घर में रहना चाहती थी वो भूखी रह गई, और भूखी चीजें इंतजार करती हैं, कभी कभी सालों तक। आज भी अगर उस गांव के रास्ते से रात के वक्त गुजरो तो एक घर ऐसा दिखेगा जहां लाइट कभी पूरी तरह बंद नहीं होती, ना जलती है ना बुझती है, जैसे किसी की आंख खुली हो। लोग कहते हैं कि अगर उस घर के पास रुको तो तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई देगी, तुम्हारी ही यादों के साथ। और अगर तुमने ज्यादा देर तक सुना तो घर तुम्हें सुनना शुरू कर देता है। और जब कोई जगह तुम्हें सुनने लगे तो समझ लेना वो जगह तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इसीलिए अगर आज रात इस कहानी के बाद तुम्हें अपना घर थोड़ा ज्यादा चुप लगे या दीवारें थोड़ी ज्यादा पास महसूस हों, तो बस एक बात याद रखना, कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, कुछ कहानियां रह जाती हैं। ये कहानी मुझे आरिफ ने भेजी थी। उसने कहा था, मैं नहीं जानता कि जो हुआ वो खत्म हो चुका है या बस किसी और के शुरू होने का इंतजार कर रहा है। आप सुन रहे थे MRNV हॉरर पर एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डर के लिए नहीं बल्कि यादों के लिए भी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे सिर्फ लाइक या शेयर मत कीजिए, इस पर गौर कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी हो।